लाइट जो है इसकी वेवलेंथ 10 की पावर -7 मीटर की रेंज में जाती है और लाइट एक बहुत छोटी वेव है। यानी मिसाल के तौर पर फर्ज कर लें, ये रोशनी की एक वेव में दिखा रहा हूँ बना के, मिसाल के तौर पर अगर आप इस लाइट वेव को गुजारते हैं एक ऑपरेटर से जिसका नाम है डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, तो जैसे ही रोशनी इस डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग से गुजरेगी, रोशनी में डाइफ्रैक्शन आ जाएगी। डाइफ्रैक्शन का मतलब होता है किनारों से टकराकर बैंड हो जाना, किनारों से टकराकर मुड़ जाना। तो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर बहुत छोटी छोटी स्लाइड्स बनी हुई होती हैं, स्लिट्स बनी हुई होती हैं, और उसमें इतना कम गैप होता है जितना रोशनी की वेवलेंथ होती है, तकरीबन इतना गैप होता है। और इतने कम गैप की वजह से रोशनी जब उससे गुजरती है तो वो लाजमी क्या हो जाती है, डाइफ्रैक्ट हो जाती है। लेकिन क्या रोशनी ही एक छोटी वेव है? तो इसका जवाब है जी नहीं, रोशनी से भी मज़ीद छोटी वेव है। मिसाल के तौर पर एक रे होती है जिसका नाम होता है एक्स रेस। एक्सरे जो होती है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 10 की पावर -10 मीटर की रेंज में जाती है, ठीक है। और 10 की पावर -10 मीटर ये बहुत ही ज़्यादा छोटी वेव है। यानी अगर मैं इस वेव को बनाऊंगा तो ये ऊपर वाली वेव के मुकाबले में जितनी बड़ी, सब बच्चों क्या आवाज़ किसी को भी समझ में नहीं आ रही? जी, आवाज़ समझ में आ रही है? देखिए, एक तो पंखे का शोर है, नहीं आवाज़ सही समझ में आ रही है? अच्छा देखिए, एक पंखे, अब बेटा आवाज़ तो गूंजेगी ना, वो इसलिए कि जिस रूम में क्लास ले रहे हैं वो रूम बिल्कुल भी जाहिर सी बात है एम्प्टी है, तो वहाँ आवाज़ गूंजेगी। दूसरा थोड़ा पंखे का शोर ऐड होगा। अच्छा असलान बेटा, आप ज़रा अपना नेट चेक कर लो, दोबारा से रिकनेक्ट हो जाओ, हो सकता है कि आपको आवाज़ का मसला ना आए, ठीक है। क्योंकि मैं बाकी बच्चों से पूछा है, उन्होंने कहा है कि बस ये आवाज़ गूंज रही है। ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक्स रेस जो है इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 10 की पावर -10 मीटर होती है और ये रोशनी से भी छोटी है। अगर मैं एक एक्सरे को कहाँ पे भेजूंगा, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर भेजूंगा। तो बच्चों डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर जो जगह होती है वो बहुत ही कम होती है, रोशनी जब उससे गुजरती है तो लाजमी डाइफ्रैक्ट करती है। लेकिन जब आप एक्सरे को भेजेंगे देयर विल बी नो डाइफ्रैक्शन। एक्सरे जैसी आ रही है वैसी ही गुजर जाएगी और उसमें किसी तरह का कोई भी डाइफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा, कोई डाइफ्रैक्शन उसके अंदर नहीं आएगा। वजह जानते हैं? वजह इसकी यही है बेटा, क्योंकि डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर जो स्पेस है वो एक्सरे के मुकाबले में बहुत बड़ा स्पेस है, इसलिए रोशनी जब उससे गुजरती है तो वो डाइफ्रैक्ट नहीं कर पाती। यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई है? तो अगर हम एक रोशनी को डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग से गुजारते हैं तो उसमें डाइफ्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर हम एक्सरे को डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग से गुजारेंगे तो उसके अंदर किसी तरह का कोई डाइफ्रैक्शन नहीं होगा। वजह क्या है? वजह यह है कि डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर जो स्पेस है वो एक्सरेज के मुकाबले में बहुत बड़ा स्पेस है, इसलिए एक्सरेज जब वहाँ से गुजरती है तो उसमें किसी तरह का कोई डाइफ्रैक्शन नहीं आता, ठीक है। असलम बेटा लेक्चर अभी स्टार्ट ही हुआ है, लेक्चर के अंदर अभी हमने कोई भी मजीद बातचीत नहीं करी, बस यही बताया। बेटा आवाज़ सिर्फ आपको सही नहीं आ रही, बाकी सब बच्चों से मैंने पूछ लिया, सबको आवाज़ सही आ रही है। आप अपनी तरफ से नेट चेक करो बेटा, आवाज़ बाकी बच्चों को तो बिल्कुल सही आ रही है,
ठीक है, अपनी तरफ से नेट चेक कर लो बेटा। आपके पास एक आवाज सही है, ये माइक है ना, वो उस पे जब आप बोलते हैं माइक बना हुआ जा रहा है, वहाँ ग्रीन ग्रीन बना हो रहा है, उससे मतलब साउंड जा रहा है। तो बच्चों, अगर हम एक एक्सरे की डायफ्रैक्शन कराना चाहते हैं तो क्या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब है एक्सरे की डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पॉसिबल नहीं। और उसकी वजह मैंने आपको बताई कि स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उस वजह से एक्सरे उसके अंदर डायफ्रैक्ट नहीं हो सकती, बल्कि सीधी जैसी आ रही है वैसी चली जाती है। तो इस मकसद को हल करने के लिए और इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए बेटा कुछ लोगों ने कोशिश करी और उनका नाम था ब्रैक्स फैमिली। ब्रैक्स फैमिली असल में दो बाप बेटे पे मुश्तमिल दो साइंसदान हैं। इनमें से एक का नाम है विलियम ब्रैक्स और दूसरे का नाम है लॉर्ड विलियम ब्रैक्स और दूसरे का नाम है विलियम हेनरी ब्रैक्स। दो चार मिनट रुक जाइएगा बच्चों। अच्छा बच्चों, तो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ज़रा क्लास असल में रूम शिफ्ट हो रहा था ज़रा थोड़ा सा, इस वजह से थोड़ा सा मामला हो गया था। आइए ज़रा दोबारा से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से अपनी बात को हमने छोड़ा।
मैं दोबारा बता दूं, अगर तमाम बच्चे जितने भी सब मौजूद हैं ब्रैग्स लॉ के बारे में और अच्छी तरीके से सुन लें इस बात के बारे में कि रोशनी जो है उसकी वेवलेंथ 10 की पावर -7 मीटर होती है, और रोशनी को अगर आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से गुजारते हैं तो उसके अंदर डायफ्रैक्शन आती है। लेकिन अगर आप एक एक्सरे को जिसकी वेवलेंथ रोशनी के मुकाबले में बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, 1000 टाइम्स छोटी है, उसको जब आप गुजारते हैं, उसको जब आप गुजारते हैं किससे, एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से, तो उसमें किसी तरह का कोई भी डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होता। एक्सरे जैसी आ रही है वैसी चली जाती है। उसका रीज़न ये है कि एक्सरे के लिए जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर स्पेसिंग होती है, जगह होती है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और उस वजह से उसमें से एक्सरे बआसानी गुजर जाती है बगैर किसी डायफ्रैक्शन के। तो इसके लिए ब्रैग्स फैमिली ने काम किया था। ब्रैग्स फैमिली के अंदर बाप और बेटा, बाप जो था सर विलियम ब्रैग्स, और दूसरे बेटे बेटे का नाम था सर हेनरी लॉरेंस ब्रैग। ये ब्रैग्स फैमिली कहलाती है। इन्होंने मिलकर काम किया था, और इन्होंने मिलकर ये काम किया था कि आप अगर एक्सरे का क्या चाहते हैं, डायफ्रैक्शन चाहते हैं, तो एक्सरे का डायफ्रैक्शन पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ एक्सरे का डायफ्रैक्शन पॉसिबल है अगर आप एक्सरे डायफ्रैक्शन पॉसिबल है, और ये पॉसिबल है थ्रू किस पे, एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड, क्रिस्टलाइन कंपाउंड या क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। अब जो बच्चे केमिस्ट्री के हैं वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड के बारे में जानते हैं, और जो बच्चे केमिस्ट्री के नहीं हैं वो जान लें कंप्यूटर से रिलेटेड है। बेटा जैसे नमक है, नमक, नमक एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, चीनी, शुगर, यूरिया, खाद, ये सब क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन कंपाउंड के अंदर सारे एटम्स जो होते हैं वो एक खास तरतीब से जुड़े हुए होते हैं और एक खास ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स। तो इस ब्रैग फैमिली ने ये पता चलाया कि इन क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स के अंदर एटम्स के दरमियान जो स्पेस मौजूद होता है, जो गैप मौजूद होता है, वो बहुत ही कम होता है, इतना ही कम होता है जितना एक्सरे की वेवलेंथ होती है। तो अगर आप एक एक्सरे को एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड में, यानी मैं एक्सरे देता हूँ और उसको NaCl के अंदर भेजता हूँ, तो एक्सरे जैसी NaCl के अंदर जाएगी तो अंदर मौजूद जो स्पेस होगा वो बहुत ही कम होगा एटम्स के दरमियान, वो किनारों से टकराकर एटम्स के डाइफ्रैक्ट हो जाएगी। इस तरह आपको एक्सरे का क्या मिल जाएगा, डाइफ्रैक्शन मिल जाएगा क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स में। ठीक है बेटा यहाँ तक। और इससे नई एक फिजिक्स का शोबा दरियाफ्त हुआ जिसका नाम है क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी के जरिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ क्रिस्टल्स के हम लोग पैटर्न्स को स्टडी कर सकते हैं। अगर हम उनमें से क्या गुजारेंगे, एक्सरे गुजारेंगे, एक्सरे अंदर जाएगी, डाइफ्रैक्ट होगी, और एक्सरे नजर तो आती नहीं है, जाहिर सी बात है, डाइफ्रैक्ट होकर आएगी तो उसको फोटोग्राफिक प्लेट पर लेकर आएंगे, और फोटोग्राफिक प्लेट पर ये एक्सरे अंदर क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर बनाकर पेश करेगी। इस तरह क्रिस्टलोग्राफी से आप क्रिस्टल्स को स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज। क्या यहाँ तक सब क्लियर हो चुका है? शाबाश। सारा मैंने जो इंट्रोडक्शन था यहाँ कंप्लीट करा है। अब मैं ब्रैग्स लॉ के ऊपर अपना काम शुरू करूंगा। ब्रैग्स लॉ कोई कानून नहीं है जिसकी स्टेटमेंट हो, बल्कि ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कि ब्रैग्स फैमिली ने बेटा ड्राइव किया था। हमें वो फॉर्मूला ड्राइव करना है, उस फॉर्मूले का ही नाम असल में रखा गया है ब्रैग्स लॉ। यहाँ तक सब बच्चे ओके कर दें? शाबाश, जल्दी से मुझे जितने बच्चे क्लास में मौजूद हैं सब ओके कर दें। माशाल्लाह, वेरी गुड, सही है। और बाकी बच्चे भी ओके कर दें जल्दी से, शाबाश। अरसलान की तरफ से भी मुझे एक ओके मिल जाए, क्योंकि अरसलान का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ये अभी हमने रूम भी चेंज करा है अरसलान, अब हम दूसरे रूम में आ गए, यहाँ पे क्लास ले रहे हैं हम। और मैंने अभी साउंड को भी चेक किया दोबारा। ठीक है बेटा, नाउ वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज ब्रैग्स लॉ। तो ब्रैग्स लॉ को समझने के लिए आइए हम सबसे पहले इसकी डेरिवेशन देखते हैं। ब्रैग्स लॉ की जो स्टार्टिंग की वर्डिंग है वो आपने नोट्स से लेनी है।
ये मैंने यहाँ पे जुमला लिख भी दिया है ताकि जब ये अभी मैं आपको शेयर करूँगा तो आप देख लीजिएगा। स्टार्टिंग वर्डिंग फ्रॉम नोट्स, आप नोट से इसकी स्टार्टिंग की वर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक है, अभी जो मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ वो है इसकी डेरिवेशन। डेरिवेशन इसकी बहुत ज़्यादा आसान है, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम दो पैरेलल ऐसे करके लाइनें बनाएंगे। इन दो पैरेलल लाइंस पर आपने ऐसे करके ये डॉट्स बनाने हैं लाइक दिस। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये है एटॉमिक प्लेन्स। दीज आर द एटॉमिक प्लेन्स, इन्हें एटॉमिक प्लेन्स कहते हैं। ये एटॉमिक प्लेन्स क्या होते हैं भाई? एटॉमिक प्लेन्स क्या होते हैं भाई? एटॉमिक प्लेन से मुराद है बेटा यहाँ पर, एटॉमिक प्लेन से मुराद है ये सारे NaCl लगे हैं। NaCl जितने भी डॉट है NaCl है, ये NaCl की लेयर्स लगी है। ठीक है बेटा, अब एक एक्सरे ये आ रही है, देखिए ये आ रही है एक एक्सरे, ये आके यहाँ से टकराई और टकरा के इस तरह से चली गई। दिस इज द एक्सरे नंबर 1, फर्स्ट एक्सरे। ये एक्सरे आ रही है, सही, ये डायफ्रैक्ट होके जा चुकी है। बज़ाहिर आपको शायद लग रहा हो कि रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रही बल्कि डायफ्रैक्ट हो रही है। दूसरी एक्सरे को आपने यहाँ से भेजना है, इधर से ऐसे, ये ऐसे करके डायग्राम देख लें, क्योंकि मैं डायग्राम चाहूँ तो पहले भी बना कर रख सकता हूँ क्लास से पहले, लेकिन आपके सामने इसलिए बनाता हूँ ताकि आप डायग्राम को देख लिया करें कि सर डायग्राम किस तरह से बना रहे हैं, ताकि आपको बनाने में बाद में मसला ना हो। लाइक दिस, ये आ गई हमारी दूसरी एक्सरे नंबर 2। ये दोनों एक्सरेज जाती हैं, डायफ्रैक्ट हो चुके हैं, ये भी एक्सरे, दोनों एक्सरेज जाती हैं। यहाँ पर एक स्क्रीन होती है, वहाँ पे जाके दोनों टकराती हैं, इंटरफेरेंस होता है और यहाँ क्रिस्टल का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो हमें यहाँ मिल जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके कर दें सर, तो अब जल्दी से ओके चाहिए, क्योंकि क्लास का लेक्चर अच्छा खासा हमारा निकल गया था, टाइम काफ़ी हो गया उसमें, और हमें कोशिश करनी है कि आज हम ब्रेक्स लॉ लाजमी फिनिश करें हर कीमत पर, ताकि जो नेक्स्ट क्लास हो उसमें ब्रेक्स लॉ के न्यूमेरिकल, डाइफ्रैक्शन ग्रेडिंग के न्यूमेरिकल और हाइगन्स प्रिंसिपल उसको वाइंड अप कर दें। ठीक है बेटा, ओके वेरी गुड। अब आप साफ देख रहे हैं डायग्राम में, रे 1 का फासला कम है, रे 2 का फासला ज़्यादा है। रे 1 का फासला कम है, रे 2 का फासला ज़्यादा है। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि दोनों के दरमियान जो फासले का फ़र्क है उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले एक सीधी सी लाइन, डॉटेड लाइन ऐसे करके गुजारें, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ये बात मैं क्लास में कई दफ़ा बच्चों को बता भी चुका था, क्लास में भी बताई थी, ऑनलाइन क्लासेस में भी बताई है अगली बात, कि जो रे बड़ी होती है हमेशा परपेंडिकुलर उस पर गिरता है पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। जुमला सुन लें, जो रे बड़ी होगी उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। रे नंबर 2 बड़ी है, रे नंबर 2 बड़ी है, इसके ऊपर बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, तो ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। क्योंकि रे नंबर 2 यहाँ भी मौजूद है इसलिए एक परपेंडिकुलर यहाँ भी ड्रॉ होगा, ऐसे करके। अब ये बन गया पाथ डिफरेंस। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हिस्सा आता है इसको कहते हैं पाथ डिफरेंस, को नाम देंगे पाथ डिफरेंस 1। ये हिस्सा भी पाथ डिफरेंस कहलाएगा, इसका नाम होगा पाथ डिफरेंस 2। अच्छा, ये जो एटम्स है, एटम्स के दरमियान जो फासला मौजूद है इस फासले को कहते हैं डी, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स या डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स, इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये डी, यहाँ पे भी डी है, ये भी डी के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक ये भी किसके बराबर है? डी के बराबर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम इस जगह का नाम रख देते हैं ओ, इस कोने का नाम रख देते हैं ए, बी और सी। साथ ही साथ में यहाँ एक एंगल बनता है थीटा, यहाँ एक एंगल बनता है थीटा, और ये एंगल थीटा यहाँ पर भी बनता है सेम थीटा, यहाँ पर भी वही थीटा बनता है। मैथ्स के हिसाब से ये एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर।
ये हमारी ज्योमेट्री कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक मुझे ओके कर दें सारे बच्चे। वेरी गुड। अब क्योंकि ये रेज जाकर मिलती हैं, इंटरफेरेंस करती हैं, पैटर्न बनाती हैं, तो हम उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने रेफरेंस देना है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फॉर कंस्ट्रक्टिव रीजन। पार्ट डिफरेंस बराबर होता है एम लेमडा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कंस्ट्रक्टिव के अंदर हमेशा याद रखिए पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होता है, एम लेमडा के बराबर होता है। ठीक है, अब हमारे पास वहां पर दो ट्राइंगल आ रहे हैं, उन ट्राइंगल को सॉल्व करना है और पार्ट डिफरेंस निकालना है। जितने बच्चे क्लास में मौजूद हैं सब एग्री करेंगे दोनों ट्राइंगल एक ही जैसे बने हुए। एक ट्राइंगल का नाम है ओ ए बी, ओ ए बी, और दूसरे ट्राइंगल का नाम है ओ बी सी, ओ ए बी ओ बी सी। दोनों ट्राइंगल एक ही जैसे बने हुए, गौर से देखें। देखें ये पार्ट डिफरेंस 1, ये पार्ट डिफरेंस 2, बीच की लाइन डी के बराबर, थीटा थीटा 90 90, दोनों ट्राइंगल एक ही जैसे। तो बच्चों हम दोनों ट्राइंगल में से किसी एक को सॉल्व करेंगे तो दूसरे का जवाब भी वही आएगा। यानी अगर मैं इस ट्राइंगल को सॉल्व करता हूँ और पार्ट डिफरेंस 1 निकालता हूँ तो वही जवाब पार्ट डिफरेंस 2 का भी होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल एक जैसे बने हुए, सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ट्राइंगल ओ ए बी सॉल्व करके पार्ट डिफरेंस 1 निकाल के दिखा रहा हूँ, वही पार्ट डिफरेंस 2 होगा, फिर दोनों को ऐड करके टोटल पार्ट डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है, आइए मैं आपको यहाँ पे ट्राइंगल ओ ए बी को सॉल्व करके दिखाता हूँ। ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी मेरे सामने मौजूद है, आपके सामने ले आता हूँ। ये है ट्राइंगल ओ ए बी, ये आ गया ओ, ये आ गया ए, ये आ गया बी। यहाँ है थीटा, यहाँ है 90, ये हिस्सा डी के बराबर, ये हिस्सा पार्ट डिफरेंस आ गया। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं सॉल्व। एंगल के सामने ये हिस्सा कहलाएगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये कहलाएगा हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों ये बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और आप अच्छी तरह जानते हैं, पिछले लेक्चर में भी सिखाया था, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है पार्ट डिफरेंस 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ रही है डी। डी डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये पार्ट डिफरेंस 1 की वैल्यू निकल कर आ गई मेरे बच्चों आपके सामने। देखें ज़रा क्या वैल्यू निकल के आई है, डी साइन थीटा। आप में से जिन जिन बच्चों ने डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग की क्लास ली है मुझसे, लास्ट क्लास डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग, वो एग्री करेंगे कि सर ये तो वही डेरिवेशन है, बिल्कुल वही आपने ड्राइव कर दिया है। तो बिल्कुल बेटा ये वही डेरिवेशन है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं। अब इसी तरीके से इस बात को यहाँ आगे बढ़ा लेते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ बी सी, ये दूसरा ट्राइंगल है हमारा, और दूसरे ट्राइंगल का भी जवाब वही आएगा जो पहले ट्राइंगल का है। यानी अगर पार्ट डिफरेंस 1 डी साइन थीटा आया है तो दूसरे का जवाब भी यही आएगा, पार्ट डिफरेंस 2 डी साइन थीटा। यानी दोनों का जवाब सेम होगा, सिर्फ फर्क क्या आएगा, पार्ट डिफरेंस 1 की जगह पार्ट डिफरेंस 2 हो जाएगा। सब बच्चे यहाँ तक ओके करें, क्योंकि मैं पेज पलटूंगा और डेरिवेशन को एंड की तरफ लेके जाऊंगा और लेक्चर को भी एंड की तरफ लेके जाऊंगा जल्दी से। हाँ, इसकी वर्डिंग असला नोट्स से देख लो, और नोट्स के अंदर जो वर्डिंग लिखी है वो समझ में ना आए तो फिर मुझे बता देना। नहीं, सिमिलर की वर्डिंग नहीं लिखनी, सिमिलर के अंदर सिर्फ सिमिलरली करके लिखना है। डेरिवेशन से पहले जो वर्डिंग है वो नोट्स में देख लो। ठीक है बेटा, मैं पेज को जरा स्विच कर लेता हूँ। बाकी जाओ अब यहाँ देखिए जरा, छोटा सा रह गया, बस थोड़ा सा ही रह गया आर्टिकल।
अच्छा भाई, इसके बाद अब हमने आर्टिकल को मज़ीद आगे बढ़ाना है और एंडिंग की तरफ लेके जाना है और निकालना है टोटल पार्ट डिफरेंस। सो टोटल पार्ट डिफरेंस इज गिवन बाय क्या, हेडफोन नहीं सर, ये वाला टोटल पार्ट डिफरेंस इज गिवन बाय, टोटल पार्ट डिफरेंस जो है वो ये है, पहला पार्ट डिफरेंस प्लस दूसरा पार्ट डिफरेंस। पहला था डी साइन थीटा प्लस दूसरा भी था डी साइन थीटा, दोनों को प्लस कर लिया और प्लस करने पर जवाब आ जाएगा 2d साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 बन गई बेटा। दोनों इक्वेशन को आपस में बस कंपेयर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कंपेयरिंग कर लेते हैं 1 एंड 2। कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो दोनों में पार्ट डिफरेंस सेम था, जवाब आ गया m लेमडा बराबर है 2d sin थीटा। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर ब्रैग्स लॉ, ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ ब्रैग्स लॉ। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो तमाम सिंबल्स आ रहे हैं उनके मायने ज़रूर आपको पता होने चाहिए। m का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द इमेज, ऑर्डर ऑफ द इमेज। इसके बाद जो लिम्डा आ रहा है वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। इसके बाद जो डी आ रहा है, डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स। और आखिर में जो थीटा आ रहा है, थीटा का नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थीटा का नाम है गिलांसिंग एंगल। गिलांसिंग एंगल, एक्चुअली ये गिलांसिंग एंगल क्या है, परेशान मत हो। देखिए ये रही आपके सामने ज्योमेट्री, जब लाइट रे आगे टकराती है और टकरा के जाती है तो ये जो एंगल आपको नज़र आ रहे हैं ये असल में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिनको हमने मैट्रिक क्लास से पढ़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन क्योंकि यहाँ डायफ्रैक्शन आप पढ़ रहे हैं इसलिए हमने इसका नाम बदलकर गिलांसिंग एंगल का नाम रख दिया। सो गिलांसिंग एंगल आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। गिलांसिंग एंगल्स असल में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही को कहते हैं, ये गिलांसिंग एंगल। तो इसके साथ ही बेटा ये टॉपिक यहाँ पर आके हमारा एंड हो गया। ओके कर दें यहाँ तक सारे बच्चे, जितने ही बच्चे क्लास में मौजूद है सब ओके कर दें, ठीक है। क्लास को लीव नहीं करेंगे, अटेंडेंस लूँगा मैं और उसके बाद आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। ओके बच्चों, अपना अपने घर वालों का क्या कहते हैं MCQs जो हैं उसके बारे में ये है कि इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा ज़रा कोर्स वगैरह के अभी जो सारे टेस्ट हो रहे हैं सब के सब इनको आप बस किस तरह से अभी ये जो हो रहे हैं इनको कर लें। अच्छा, मुजम्मिल लास्ट नेम लिखा हुआ है बेटा गिलांसिंग एंगल, मुजम्मिल लास्ट नेम है गिलांसिंग एंगल।
अच्छा, आप सारे बच्चों ने टेस्ट किट ले ली है, ग्रैंड टेस्ट किट? सब बच्चों ने ग्रैंड टेस्ट किट ले ली है, ओके कर दें। अच्छा, इसके अलावा जिन्होंने नहीं ली वो कॉलेज से आके ले लें, ऐसी बात है फटाफट। और अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर मुझे बता दें आप कौन से चैप्टर का टेस्ट हो रहा है आपका, तो मैं फिर उस चैप्टर के जो MCQs हैं उनको फिर डिस्कस कराऊंगा इंशाल्लाह ताला, यहाँ से टेस्ट किट लेके आपको डिस्कस करा दूंगा। अगला कौन सा चैप्टर है इसके MCQs हो रहे हैं मुझे बता दीजिएगा। मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अरसलान आप मुझे बता दीजिएगा, अरसलान ज़रा कांटेक्ट में तो मुझे बता देंगे। अपना अपने घर वाला ख्याल रखिएगा, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।